दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है, मैं शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये जो कहानी है वो सुना सुना है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई बार इसको शेयर किया होगा। लेकिन इस जो छोटी सी कहानी में जो बात है उसको आप समझिए, उसमें कौन सा ज्ञान या कौन सी छुपी हुई जो बात है उसको समझिएगा। कहानी इस प्रकार से है। कहानी ये है कि एक जो छोटा हाथी रहता है, तो जब उसका मालिक उसे एक छोटे से चेन से बांध देता है, तो जो छोटा हाथी उस चेन को तोड़ने का कई बार प्रयास करता है, बार बार उसे तोड़ने का प्रयास करता है, और लेकिन उसे वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो जाता है और उसका जो मालिक है वो उसी चेन से उसे बांध देता है। उस चेन को वो आसानी के साथ तोड़ सकता है, लेकिन उसे वो तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ता है? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ के रहता है कि मैं जो है उस टाइम पर जब मैं छोटा था तो इसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब नहीं तोड़ पाया, तो अब क्या तोड़ूंगा। तो उसके मन में ये डर डर बैठ के रहता है कि मैंने एक बार कोशिश की और दोबारा जो है मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। तो उसी तरह हम कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और कई बार असफल हो जाते हैं, और असफल होने के कारण आ, हम ये सोचते रहते हैं कि आगे जाके हम सफल नहीं होंगे। या आ, ये किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे आप परीक्षा की भी ले लीजिए, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए। जब आप बार बार असफल होते हैं, उसके बाद दोबारा आप प्रयास नहीं करते हैं, तो आप सबों से मेरे को ये कहना है कि आप ये आपके मन में जो डर है उसको हटा दीजिए और लगातार क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए। मैंने कई बार मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ कि मेरा गणित कमज़ोर है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मैं स्कूल में बहुत कम नंबरों से पास हुआ था। तो वो मैथ्स या गणित या अंग्रेजी जैसे विषयों को छूना नहीं चाहते, या किसी परीक्षा की तैयारी करना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कूल में यदि मैथ्स अच्छा नहीं था तो अब मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है। यदि आप ये सोचते हैं कि पहले अच्छा नहीं था तो अब नहीं हो सकता, तो आप गलत सोचते हैं। आप आपका जो दिमाग है या आपकी जो बुद्धि है वो पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ चुका है, और अब यदि आप मैथ समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छे से मैथ समझा जा सकता है, या इंग्लिश ठीक कर सकते हैं, और बाकी चीज़ भी किया जा सकता है। तो इस डर या इस भय को आप क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, और जो भी आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करिए। तो यही मेरे कहने का ये कहानी कहने का उद्देश्य था। तो चलिए आज का जो विषय है उस पर आते हैं। तो हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन में हमने अ, जसपुर का पाठ प्रदेश, जसपुर सावरी पाठ प्रदेश हमने देख लिया था। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो बहुत अच्छे से आज समझने का प्रयास करेंगे, इसको हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे पास मैं भी जो भी इसके बारे में जो जानकारी है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। हर शब्द में ना कुछ बात छुपा हुआ रहता है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए और उसके आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का विषय है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये विषय है, ये चैप्टर है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं। इसमें एक भाग जो है प्राकृतिक विभाजन का है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब ये जो शब्द है वो आया कहाँ से? पूर्वी बघेलखंड, बघेलखंड। तो याद करिए, बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र में है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो कुछ एरिया पठारी भाग हुआ है उसे ही कहते हैं बघेलखंड का पठार। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ये जो मैं ये बलरामपुर है, ये सूरजपुर है, और ये क्या है, कोरिया है ना। मतलब ये वाला एरिया सरगुजा, और ये जो एरिया है यही है। इसके बॉर्डर में लगा है कौन सा? एमपी। एमपी का रीवा है, शहडोल है, अनूपपुर है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, ये वाला जो एरिया है ना। इसे ही हम लोग बघेलखंड का पठार बोलते हैं।
बघेलखंड का पठार बोलते हैं। बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश है वो पठारी कई सारे पठार में बांटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मालवा, बुंदेलखंड का पठार, तो कई सारे पठार में बटा है। उसमें से एक पठार कौन सा है? बघेलखंड। तो बघेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश में, और थोड़ा सा एरिया आपका आ गया सरगुजा में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा सा एरिया आ गया इसमें। तो इसीलिए है ना, ये जो बघेलखंड का ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, इसीलिए ये जो हमारा जो इसमें बघेलखंड में जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन सा है? वो आपका कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है और सरगुजा का कुछ एरिया है। ये चारों मिला के जो है, चारों जिले मिला के जो है क्या है, ये पूरा जो हिस्सा है वो बघेलखंड का हिस्सा है। और बघेलखंड पठार के किस ओर है? ये पूर्वी, मतलब मध्य प्रदेश के किस ओर क्या है? पूर्वी। तो इसीलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये याद रखना है। तो बघेलखंड का जो पठारी भाग है वो सबसे ज़्यादा किस में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, है ना। और कुछ भाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं, यही रीज़न है। तो आज हम लोग देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये शब्द क्लियर हो गया, ये समझ में आया। अब चलते हैं अपने विषय पर, चलते हैं। अब विषय पर हम क्या चलेंगे, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, और छत्तीसगढ़ का मैप में जो है हमने जो देखना है वो क्या देखना है यहाँ पर? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार में कौन कौन सा जिला मैंने बता दिया? ये है आपका कोरिया, ये है आपका सूरजपुर, ये है आपका बलरामपुर, और ये है आपका सरगुजा। ये 4 जिले जो है शामिल होते हैं। उसमें से बलरामपुर का कुछ हिस्सा आ जाता है आपका किस में? जसपुर पाट प्रदेश में। और सरगुजा का कुछ एरिया आ जाता है किस में? जसपुर पाट प्रदेश में। और बाकी जो शेष बचता है, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा फैला हुआ है बोले तो कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा का कुछ एरिया। तो वो क्या है? बघेलखंड का पठार है। तो इतना आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल किस ओर है। ये ढाल ढाल बार बार आएगा, और ढाल मतलब किस ओर उसकी झुकाव है। देखिए दोस्तों, ढाल कैसे पता करें? ढाल जानने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? नदी जिस ओर बह रही है उस ओर के क्या होगा? ढाल होगा, ढाल उसका उसी उसी ओर होगा। तो आपको पता है कि कोरिया से जो निकलने वाली नदी है कौन कौन सा? गोपद है, बनास है, नेऊर है, फिर सरगुजा से निकलने वाले रिहंद है। तो ये जो नदियां हैं वो किधर बह रही हैं? उत्तर की ओर बह रही हैं, ऐसे ऐसे बह रही हैं। तो सीधी सी बात है कि उसका ढाल कैसा है? उत्तर की ओर है। ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है, ये आपको याद रखना। नदी जिस ओर बह रही है, नदी जिस ओर बहेगी तो सीधर जिधर ढाल होगा उधर ही बहेगी ना, ऊपर तो नहीं चढ़ेगी। तो यहाँ पर जो पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो ढाल है वो किस ओर है? उत्तर की ओर है। ये महत्वपूर्ण बात हो गया जो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी भूगर्भिक संरचना पर। भूगर्भिक संरचना क्या है? ये जो एरिया है कौन कौन सा? कोरिया है, सूरजपुर है, और बलरामपुर या पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो एरिया है ये गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है। और गोंडवाना चट्टान किस लिए फेमस है या किस लिए है? गोंडवाना चट्टान से हमें कोयला प्राप्त होता है। जहाँ से भी कोयला मिल रहा है तो आप समझिए कि वहाँ से कौन सा चट्टान है? वहाँ पर गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना चट्टान से क्या मिलता है आपको? कोयला मिलता है। तो कोयला कौन से अयस्क से मिल रहा है? वो है बिटुमिनस प्रकार से, ये आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से, कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? कोयला। और जो एरिया हमारा उत्तर की ओर वाला जो एरिया है मुख्य रूप से कौन सा है? कोयले के लिए जाना जाता है, कोयले खनिज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कोयले के अलावा दूसरा चीज़ जो है वो है बॉक्साइट, जो जसपुर शामली पाट प्रदेश में बॉक्साइट है, और बघेलखंड वाले एरिया में क्या है? कोयला है, जो आपको याद रखना है। इतना बात समझ में आ गया? तो मैं 2-3 चीज़ आपको बता दिया। पहला चीज़, इसकी ढाल उत्तर की ओर है, क्यों है ये भी बता दिया। और फिर मैंने बताया इसकी जो भूगर्भिक संरचना है
उसमें कौन से चट्टान मिलते हैं? गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान से क्या मिलता है? कोयला, कोयला मिलता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद और हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? गोपत बनास नदी निकलती है और कौन से नदी में मिल जाती है? सोन नदी में। यहाँ से जो अधिकतर नदियाँ मिल रही हैं, जो निकल रही हैं, वो कहाँ से कहाँ किस नदी पर मिल जाती हैं? तो वो नदी मिल जाती हैं सोन नदी पर मिल जाती हैं। और सोन नदी पर मिलती हैं तो सोन नदी किस नदी पर मिल जाता है? गंगा नदी पर मिल जाता है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो ये याद रखना है, यहाँ का जो प्रमुख अपवाह तंत्र है वो क्या है? सोन नदी, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र है। इसके कुछ प्रमुख तथ्य आपको और भी थोड़ा चीज़ बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंट में कितना है? 16.16% है। ये बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ढाल बता दिया, भूगर्भिक मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी किस लिए, कौन से अनाज के लिए ज़्यादा वो है धान के लिए। तो ये याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के प्रमुख प्रमुख किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं हम लोग? पर्वत की बात करते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो प्रमुख पर्वत है वो कौन सा है? चांभर खार, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी ये मुख्य रूप से कोरिया और सूरजपुर में फैला हुआ है। तो चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो किसका भाग है? ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है वो विंध्यान पर्वत श्रेणी का एक भाग है। अब ये जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ वो आपको पता होना चाहिए। वो फैला हुआ है आपका गुजरात, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद है बिहार तक, यहाँ तक फैला हुआ है। और यदि आप मैप में देखें, मैप में आप आ जाइए तो ये जो विंध्याचल पर्वत है वो ये मध्य प्रदेश का एरिया है। ये रीवा सतना और फिर ये मिर्ज़ापुर और फिर बिहार के सासाराम, यहाँ तक कि विंध्य पर्वत का फैला हुआ है। तो इसका है कुछ भाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा है? देवगढ़ है, जो क्या है 1033 मीटर है। और उत्तर की ओर सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर की ओर यदि पूछा जाए तो उत्तर की ओर सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। दूसरा चीज जो हम जो गौरलाटा पढ़े हैं, गौरलाटा किस ओर है? पूर्व की ओर सबसे ऊंची चोटी। पूर्व की ओर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गौरलाटा है। उत्तर की ओर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देवगढ़ है। ये आपको याद रखना है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि देवगढ़ से कौन सी नदी निकली है? हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। तो ये प्रमुख पर्वत हो गया कौन सा? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, जो आपको ये प्रमुख फैक्ट जो है आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है। और सरगुजा में है। और ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है रामगढ़ की पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पर है। और वो कौन से गुफा में है? सीता बेंगरा। रामगढ़ की पहाड़ी में 3-4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। सीता बोंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण गुफा, 3-3 पहाड़ियाँ हैं। सीता बोंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण गुफा, 3-3 पहाड़ियाँ हैं। उसमें से सबसे प्रमुख गुफा कौन सा है? सीता बेंगरा है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहीं पर मौर्यकालीन अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, जो आपको याद रखना है। जोगीमारा की गुफा, ये याद रखिएगा। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है, जबकि चांग बाखर देवगढ़ की पहाड़ी जो है वो है विंध्यन या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है, जबकि रामगढ़ की पहाड़ी किसका है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। इसके अलावा आपको याद रखना है छुरी उदयपुर मतेरिंगा की पहाड़ी, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रिहन नदी निकलती है। कौन कौन से जिले में है? मुख्य रूप से कोरबा, सरगुजा और
रायगढ़ ज़िले में है। तो ये प्रमुख पहाड़ थे और ये मैंने आपको ये पूरी बघेलखंड के पठार में जो जानकारी था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, मैप में देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।